हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप दैट कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने, ठीक है, जो कि चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ही है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप सबको मालूम है कि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता ही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो बड़ा ध्यान से आपको ये टॉपिक पढ़ना है और फिर बाद में मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, तो फिर वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यही कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है और कहाँ पे ये कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर ये रिएक्शन पाई जाती हैं, तो पहले आपको वो अंडरस्टैंड करना है। आप इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। ये जो रेफरेंस मैंने ली है ये प्रदीप बुक से ली है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है। इसने बोला सच रिएक्शन in which stronger nucleophile displaces weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reaction। substitution word का मतलब ही क्या होता है, रिप्लेस करना, किसी को डिस्प्लेस कर देना या रिप्लेस कर देना, इसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इन रिएक्शंस के अंदर आप क्या देखने वाले हो कि एक स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा और जो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो इसी को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हो, ठीक है। एंड द एटम और ग्रुप हैलाइड आयन इज द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट केस एंड विच डिपार्ट्स विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। अब इसने कहा कि देखो जो यहाँ से डिपार्ट होने वाला है, जो ग्रुप यहाँ से जाने वाला है, जो आपका पुराना न्यूक्लियोफाइल है जिसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, वो कौन है, वो आपका हेलाइड है, ठीक है। वो कौन सा आयन होगा, आपका हेलाइड आयन होगा, तो उसको आप लिविंग ग्रुप भी बोलेंगे। बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फैसाइल इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितना बेटर आपका लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही फैसाइल ये रिएक्शन देखने को मिलती है। देखो आप रिएक्शन में समझो, आपके जो हेलो एल्केन है वे कौन से हैं, ये हैं एल्काइल हेलाइड। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है हेलो एल्केन का, या फिर एल्काइल हेलाइड भी इन्हीं को बोला जाता है। तो अब देखिए सबसे पहली बात, ये रिएक्शन उस कार्बन के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, ठीक है। जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है तो तब आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ से आपका जो ये वाला हेलाइड आयन है इसी को आप ओल्ड न्यूक्लियोफाइल कह रहे हो और इस रिएक्शन के दौरान इसी वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया जाएगा। जैसे सपोज आपका नया वाला न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है तो यहाँ से X निकल जाएगा और OH R के ऊपर जुड़ जाएगा, तो जिससे आपके पास एक नया ही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। एल्काइल हेलाइड से आपको क्या मिल गई है, फिर एल्कोहल मिल गई है। ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शंस और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें देखने जा रहे हो अभी। सबसे पहली बात, जो हेलोजन या हेलाइड आयन जो आपका दिख रहा है जिसको लिविंग ग्रुप भी बोला जाता है, इसने कहा कि जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा फैसाइल ये रिएक्शन होगी आपकी, मतलब उतनी ही फास्ट ये रिएक्शन रहेगी। क्या मतलब है, देखो हेलोजन आपका कौन कौन हो सकता है यहाँ पे, ये फ्लोराइड हो सकता है, ये क्लोराइड हो सकता है, ये ब्रोमाइड हो सकता है, या तो फिर ये क्या हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। यही वाले हेलाइड आयन हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, इसको हेलाइड क्यों बोल रहे हैं हम, हेलोजन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस आर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब हेलोजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तब उनको क्या बोला जाता है, हेलाइड बोला जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हेलाइड कह रहे हैं। अब बात आती है इन चारों में से मैं कौन सा हेलाइड आयन यहाँ पे लगाऊं कि ये बॉन्ड जल्दी टूटे, पुराना न्यूक्लियोफाइल जल्दी निकले और नए वाले न्यूक्लियोफाइल को मैं इजीली इसके ऊपर ला सकूं। तो आपको क्या लगता है, आंसर करें, बताएं ज़रा, पोज करें आप इसको और आंसर करें एक बार। कौन सा हेलाइड आयन यहाँ पे लगाना चाहिए मेरे को रिएक्शन को फास्टर कराने के लिए, तो आप कह सकते हो कि आयोडाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि आयोडाइड का साइज होता है बड़ा, अगर उसका साइज लार्ज है तो जिससे क्या होगी, जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो उन एटम को आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। तो आयोडाइड आयन यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमाइड आता है, फिर क्लोराइड आता है और सबके बाद जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है वो आपका फ्लोराइड आयन होता है।
समझ आ गई बात। तो इन्होंने यहीं यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया गया है। कई बार तो आप देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो जस्ट किस पे डिपेंड करता है, वो आपके लिविंग ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए जरा एक क्वेश्चन, लाइक मैंने आपको कहा कि CH3Cl है एक सबस्ट्रेट और दूसरा है CH3I, ओके। और इसकी रिएक्शन मैंने एक्वस KOH से करा दी, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाने वाला है। तो रिएक्शन किस में फास्टर होगी, कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन किस केस में फास्टर होगी? तो आप कहेंगे आयोडाइड के केस में। क्यों? क्योंकि आयोडाइड जल्दी निकलेगा। अब जितना जल्दी यहाँ से हटेगा उतना ही जल्दी इस पर क्या आ जाता है, नया वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहा है, लिविंग ग्रुप से आ रहा है। इसमें आपको एक तो डेफिनेशन नोट करनी है, डेफिनेशन नोट करने के बाद आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखना है कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या रहता है। समझ आई बात? उसके बाद अब आप देखिए, अब क्या दिया हुआ ये टेबल देखिए जरा। इस टेबल में आपको कुछ ऐसे रिएजेंट्स बताए गए हैं। कौन से वाले रिएजेंट्स बताए गए हैं? जिनसे न्यूक्लियोफाइल रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भाई रिएक्शन में कोई रिएजेंट तो तुम लगाओगे ना। जैसे सपोज दैट यही था कि RCl को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ROH में कन्वर्ट करना है। एल्काइल हैलाइड को आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कोई तो रिएजेंट आप लगाओगे ना। तो आपने कहा कि हम यहाँ पे या तो एक्वस NaOH लगा लेंगे या फिर एक्वस KOH लगा लेंगे। तो ये आपका रिएजेंट है, वो रिएजेंट जो किसको लेके आ रहा है, आपके नए वाले न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स देखने हैं कि वहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलता है और उनके केस में क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, मतलब आपको 90% क्वेश्चन आपको एक्वस NaOH या एक्वस KOH से देखने को मिलते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है 90% क्वेश्चन NaOH और KOH के होते हैं। तो NaOH या KOH कैसी कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन में यूज़ किया जाता है, एक्वस कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ से जो निकलता है न्यूक्लियोफाइल वो OH नेगेटिव होता है और इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक अल्कोहल बनता है। अब NaOH और KOH तो सभी को याद रहता है, लेकिन जो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड तो आप कहीं पे भी इसकी रिएक्शन नहीं देखते हो। NCERT तो इसको कवर ही नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्ट सिल्वर क्लोराइड के केस में भी क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल आपको बन के आ जाता है। समझ आ गई बात? उसके बाद सेकेंड रिएजेंट है आपका वाटर। वाटर में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव खुद वाटर ही कर रहा है, वाटर ही रिएजेंट है, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, अब देखो 90% में तो आपके ऊपर वाले दोनों आ गए, वो 1 और 2% में क्वेश्चन आपका इससे वाटर से आ जाता है। अब देखिए ये वाला देखिए रिएजेंट RONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड, याद आ गया होगा आपको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर ये रिएजेंट यूज होता है, सोडियम एल्कोऑक्साइड। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ईथर बनता है। यहाँ से निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल को आप क्या कहेंगे, OR नेगेटिव, मतलब क्या है, एल्कोऑक्साइड इसका न्यूक्लियोफाइल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट रिएजेंट NaI, कहाँ देखा था, चलो याद करो फटाफट से। मैंने नेम्ड रिएक्शन भी आपको पढ़ा दी है, मैंने रिएजेंट्स भी आपको पढ़ा दिए। आप ये बताओ ये वाला रिएजेंट आपने किस रिएक्शन में देखा था, आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, कहाँ देखा था आपने, फिनकलस्टीन रिएक्शन में इसको देखा था। तो इट मीन आपको ये भी समझ आ गया आज की जो फिनकलस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड जिसको कहते हैं, जिसमें नया वाला न्यूक्लियोफाइल आपका आयोडाइड आयन होता है, तो भाई वो वाली रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। तो आयोडाइड आयन इसका न्यूक्लियोफाइल है और RI इसका प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद आप अमोनिया देखिए, अमोनिया भी एक रिएजेंट है जो अपने अंदर एक न्यूक्लियोफाइल को लेके आता है और नया प्रोडक्ट क्या बनता है, अमाइन आपके पास न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बन जाता है। तो ये वाली जब आप अमाइन पढ़ते हो ना, तो अमाइन में अमोनोलाइसिस रिएक्शन में आप इसको देखते हो। अमोनोलाइसिस रिएक्शन के अंदर ये वाला आपको कराया जाता है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इसके अंदर बनती चली जाती हैं। तो ये वो वाला मेथड है। उसके बाद आप इसको देखिए 8 और 9 नंबर पे देखिए, एक तो पोटाशियम साइनाइड,
अब भाई जो ये रिएजेंट है इसमें से रिलीज क्या होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है इसके पास, साइनाइड है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। तो भाई साइनाइड के साथ तो एक बात और है कि ये तो एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सी की तरफ से जुड़ेगा या फिर ये एन की तरफ से जुड़ेगा। तो भाई अगर इसका काउंटर आयन पोटाशियम है तो तब ये किधर से ऐड होता है, किधर से बॉन्ड बनाता है, कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाता है। अगर साइनाइड का काउंटर आयन पोटाशियम है तो तब ये बॉन्ड जो बनाएगा एल्काइल हैलाइड में जुड़ते हुए तो किधर से बनाएगा, कार्बन की तरफ से। लेकिन अगर साइनाइड का काउंटर आयन सिल्वर है, सिल्वर पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो तब ये बॉन्ड किधर से बनाता है, नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है। क्योंकि साइनाइड आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो दोनों एटम को ये यूज़ कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, एक और है, एक आपका है KNO2, ये भी समझिए, NO2 को समझिए। NO2 न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तो ये भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। इट कैन अटैच बाय नाइट्रोजन मोइटी और फ्रॉम ऑक्सीजन, दोनों साइड से ये अटैच हो सकता है। तो कैसे करना है, देखो अगर NO2 का काउंटर आयन पोटाशियम है, अगर NO2 का काउंटर आयन पोटाशियम है तो तब ये जुड़ता है O की तरफ से, किधर से जुड़ता है, O की तरफ से। लेकिन अगर NO2 का काउंटर आयन आपका सिल्वर है तो तब ये जुड़ता है किसकी तरफ से, नाइट्रोजन एटम की तरफ से। तभी आपने नाइट्रोजन एटम को यूज़ करता है। तो ये जो नीचे वाले 8, 9, 10, 11 नंबर पे हैं ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेने हैं। समझ आ गई बात। तो भाई ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, कि किस टाइप का मैकेनिज्म इस रिएक्शन में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ डिटेल में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। और मैंने डायरेक्ट डिफरेंस ही लिया है इसके मैकेनिज्म में। आप सबको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके का मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, इधर SN1 और SN2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बतानी है मुझे फुल फॉर्म की, SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, टेल मी। SN1 क्या फुल फॉर्म होती है, देखो 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, 1 का क्या मतलब होता है, यूनिमोलिक्यूलर। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और S का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन। जब आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पीछे लेटर कौन सा है, 1, तो 1 के लिए आपने लिखा यूनिमोलिक्यूलर। फिर आप बताएंगे N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और उसके बाद आप क्या बताएंगे, SS फॉर सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बात। अब क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 1 लगा हुआ है, तो ये 1 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। SN1 का जो ऑर्डर होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। जबकि अगर SN2 की मैं बात करूं तो SN2 का जो ऑर्डर रहता है वो सेकंड ऑर्डर होता है, SN2। पहले फुल फॉर्म देखो, 2 का मतलब बाई मोलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो 2, तो इसका ऑर्डर कौन सा होता है, इसका ऑर्डर सेकंड होता है। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स। समझ आ रही है ये बात आपको, ठीक है। आगे देखिए आप, सेकंड क्या है डिफरेंस। अब जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, और जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होती है। याद हो जाएगा, जिस पे 1 लिखा हुआ है वो तो 2 स्टेप ले रही है होने में, और जिस पे 2 लिखा हुआ है वो सिंगल स्टेप के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखिए। थर्ड में ये कहता है कि SN1 का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकेटायन। SN1 में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकेटायन। तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो पूरा केमिस्ट्री है वो किसके अराउंड घूमता है, कार्बोकेटायन के अराउंड घूमता है। इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन। जबकि SN2 के अंदर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। ये जो रिएक्शन होती है SN2 वाली वो जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। ठीक है, इट मीन SN2 में कोई इंटरमीडिएट ना बन के वो सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही रिएक्शन हो जाती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। जब मैं आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो वहाँ पे आप उसको समझना। आगे देखिए, फोर्थ डिफरेंस क्या दिया हुआ है। अब क्योंकि भाई आपके SN1 के अंदर इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन है, तो जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल
इसकी बैक साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटायन होता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है। उसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जबकि SN2 के अंदर सिर्फ एक ही तरीके का अटैक देखा गया है और वो कौन सा है? बैक साइड अटैक। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। आगे देखिए नेक्स्ट डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है। अब क्योंकि कह रहा है कि बैक साइड अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है, तो जो प्रोडक्ट आपका बन के आने वाला है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्या क्या? देखो, रेसिमाइजेशन हो सकती है, इन्वर्जन हो सकती है, पार्शियल रेसिमाइजेशन हो सकती है। इसको आप ऐसे समझें, देखो अगर फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इधर से, तो इस चीज़ को कहते हैं रिटेंशन। इसको क्या कहते हैं? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेकिन अगर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ऐसा हो जाए कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड रिमेनिंग फ्रॉम द बैक साइड, मीन्स आपके पास इक्विमोलर मिक्सचर बन जाता है। जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो एनेंटियोमर हैं, अगर वो 50-50% बन जाते हैं तो उसको आप रेसिमाइजेशन कहते हो फिर। ठीक है, जबकि SN2 में तो सिर्फ बैक साइड अटैक था, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको जस्ट क्या देखने को मिलना है? इन्वर्जन ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तुम्हारी SN1 में। कैसे? अब मान लिया जाए कहीं पे आपका कार्बोकेटायन सेकेंडरी बन रहा है, सपोज दैट जो कार्बोकेटायन है वो कैसा बन रहा है? सेकेंडरी, लेकिन उसी स्ट्रक्चर के अंदर टर्शरी कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे आपका कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाता है। वो सेकेंडरी से किस में चला जाता है? टर्शरी में चला जाता है। SN2 में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। सेवेंथ देखिए, एलिमिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट साइड रिएक्शन। इन्होंने कहा कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN1 से, यहाँ पे क्या होता है? 100% आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होके कुछ एलिमिनेशन भी देखने को मिलता है। इसकी जो साइड रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। मतलब आपके पास जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज एल्कोहल बन रही है, तो उसके साथ आपको कुछ एल्कीन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ पे और कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एलिमिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो SN2 है वहाँ पे एलिमिनेशन का कोई मतलब नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती। उसके बाद ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अफेक्ट द रिएक्शन रेट। जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वही क्या करता है? रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, जबकि जो आपका SN2 है यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर इस पे तीनों ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? दे रिलीजेज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंट्रल कार्बन एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है आपके कार्बन के आसपास, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके कार्बोकेटायन के आसपास बढ़ेगी, ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा फेवरेबल होती जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटायन आपका एक डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन पीछे से मिलते रहेंगे तो ये क्या होगा? स्टेबिलाईज होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। स्टीरिक फैक्टर कौन सा होता है? भीड़ भाड़ होना। तो इसने कहा है कि भाई अगर आपके सबस्ट्रेट में काफ़ी भीड़ है, देखो यहाँ पे क्या है, SN2 में अटैक होना है बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल को किधर से आना है? न्यूक्लियोफाइल को पीछे की साइड से आना है। ठीक है, इधर से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है ऐसे। तो जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो बहुत बल्की ग्रुप हैं, अगर वो काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से आने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, बैक साइड से आने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए जो ये तीनों ग्रुप आपके कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, दे मस्ट बी स्मॉलर इन साइज, ये छोटे होने चाहिए। तो हाइड्रोजन हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं। इट मीन जो SN2 रिएक्शन है वो कौन से सबस्ट्रेट पे फास्टर देखी जाती है? सबसे ज़्यादा तो मिथाइल पे, और दूसरे नंबर पे प्राइमरी में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो हिंड्रेंस क्रिएट होती जाएगी। SN2 रिएक्शन में स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व है, इसीलिए हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए आपके सबस्ट्रेट के पास। जबकि भाई SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? ये कहता है कि SN1 मैकेनिज्म टर्शरी के ऊपर
फेवरेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी के अंदर क्या रहेगा, जो ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, दे रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, दैट्स वाई। उसके बाद 10th नंबर पे जो डिफरेंस दिया हुआ है, वीकर न्यूक्लियोफाइल सच एज वाटर, एल्कोहल एटसेट्रा फेवर दीज रिएक्शन। कहते हैं यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटायन पे। तो न्यूक्लियोफाइल आप कैसा भी ले आओ, ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चलेगा। जबकि SN2 के अंदर क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रोंग होना चाहिए इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए। क्योंकि SN2 में अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है। किस किस पे? आपका सबस्ट्रेट भी मतलब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए सबस्ट्रेट में, और दूसरा आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे देखिए, यहाँ पे अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में भी न्यूक्लियोफाइल है तो चलेगा, जबकि SN2 के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ सोलवेंट्स की, तो SN1 के अंदर आपका पोलर प्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, तो कैटायन की पोलराइजेशन नहीं करनी क्या, कैटायन को सोलवेटेड भी तो करना है। तो कैटायन को सोलवेटेड करने के लिए यहाँ पे कैसा सोलवेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट चाहिए, ताकि इसको और ज़्यादा स्टेबिलाईज किया जा सके। जबकि इधर क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट कैन बी फेवर द रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जो होते हैं लाइक एसीटोन हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आप चेक कर लेना, ठीक है, तो ये भी इसको क्या कर देते हैं, फेवर कर देते हैं। तो भाई ये आपका SN1 और SN2 रिएक्शन है, ये कंप्लीट डिटेल है SN1 और SN2 की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 12 डिफरेंसेस हैं, बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करो। कल मैं इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन 101% श्योर है कि क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। बाकी जहाँ से भी जो आपको लगे कि ईजी कंटेंट अगर कुछ है आपके पास SN1 और SN2 का, तो आप इसको लर्न करें, ठीक है। उसके बाद कल देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसके कर पाते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक दें अपनी। ओके, थैंक यू सो मच।